इस वक्त जितना मामला बांग्लादेश में गरमाया हुआ है हिंदुओं को लेकर, उससे ज़्यादा यहाँ भारत में ये नज़र नहीं आ रहा लोगों को कि बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद कैसे की जाए, कैसे ये मामला शांत करवाया जाए। दिलचस्पी इस बात में है कि बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को शाहरुख खान ने खरीद लिया है। इसको लेकर के अलग अलग लोग जो हैं प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजनीतिक जगत से लेकर के धार्मिक गुरु इस पर ना जाने क्या क्या कह चुके हैं और आगे किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी। यहाँ तक कि गद्दार तक शाहरुख खान को कह दिया गया है। आज के इस रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों ने किस किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं और क्या ये प्रतिक्रिया ठीक है जिस तरीके से गद्दार कहा जा रहा है शाहरुख खान को, और जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों को लेकर के जैसे कड़वाहट आ गई है, क्या इस कड़वाहट को पूरी तरीके से खत्म करने का ये एक रास्ता है? क्या शाहरुख खान पर इस तरीके से आरोप लगाना, इससे सारा मामला शांत हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा? क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को अगर निकाल भी दिया जाए तो बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो तो उसी तरह गरमाया रहेगा? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और जो लोग बिना कुछ जाने समझे बूझे शाहरुख खान को आड़े हाथों ले रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ आगे आने वाले निकटतम भविष्य में हो सकता है, उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ सकती है? क्योंकि अभी तक तो शाहरुख खान ने इस पर कोई भी बात नहीं रखी है, अपना पक्ष नहीं रखा है। लेकिन जब इस तरीके से प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आएंगी, राजनीति इस तरह से होने लगेगी एक एक्टर के नाम पर, तो यकीनन कोई भी इसे ज़्यादा वक्त तक सहन नहीं कर पाएगा और शाहरुख खान को इस पर आकर बोलना भी चाहिए। अब देखना ये है कि वो कब बोलेंगे। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में। लगातार ये देख रहे हैं कि शाहरुख खान को लेकर के राजनीति हो रही है, बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग, धार्मिक गुरु, तमाम लोग जो है ये बोलने में पीछे नहीं हट रहे कि गद्दार हैं। कोई ये टैग दे रहा है, कोई ये कह रहा है कि बीसीसीआई तो लेकर के आ गई, लेकिन शाहरुख खान को क्यों खरीदने की जरूरत थी बांग्लादेशी क्रिकेटर को? मैं ये समझने की कोशिश करना चाहती हूँ कि किन किन लोगों ने किस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं और इसका आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि शाहरुख खान एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी उनका बहुत ज़्यादा नाम है। और यही वजह है कि शाहरुख खान को टारगेट करना मेरे ख्याल से आसान भी रहता है। कि देखिए, इससे पहले चाहे फिल्म को लेकर बात हो, चाहे पॉलिटिक्स में कोई मुद्दे को लेकर बात हो, अमूमन शाहरुख खान जो है वो निशाने पर आ जाते हैं। अब जबकि आईपीएल को लेकर पूरा मसला चल रहा है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो है उनको ख़रीदना क्या ज़रूरी था, क्या केकेआर को ही उनको लेना चाहिए था? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा का दौर देखने को एक बार फिर से मिल रहा है, जिसमें कई हिंदू युवाओं की हत्या कर दी गई है, तो ऐसे में क्या रहमान को इंडियन क्रिकेट में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए, आईपीएल में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो शब्द कहे जाते हैं कि भाई शाहरुख खान गद्दार है, ये सब शब्द मेरे ख्याल से बड़े कह सकते हैं औचित्यहीन लगते हैं। कि भाई एक इंसान जो लगातार न सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद कर रहा है, पंजाब में जब बाढ़ आ जाती है 1500 गाँव को गोद ले लेता है, तमाम उनके एनजीओ जो होते हैं भले और अच्छे काम करते हुए नजर आते हैं। शाहरुख खान अपने आप में जिस तरह की फिल्में करते हुए नजर आते हैं, चाहे चक दे इंडिया की बात करें, स्वदेश की बात करें, इस तरह की तमाम जो बेहतरीन फिल्में जब वो करते हैं, और उसके बावजूद भी जब उनके माथे पर ये गद्दार जैसा तमगा लिख दिया जाता है, मुझे उनकी फिल्म चक दे इंडिया का वो सीन याद आता है जब वो एक गोल अपनी ही टीम के खिलाफ कर देते हैं और वहाँ पर दूसरी टीम जीत जाती है। उसके बाद उनके घर के बाहर गद्दार लिख दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मेहनत करके अपने आप को वो जो है देशभक्त साबित करते हैं, तो ऐसा ही कुछ शाहरुख खान के जीवन में रहा है। उनके बेटे के ऊपर आपने देखा किस तरह के आरोप लगे, लेकिन एक भी शब्द शाहरुख खान के मुंह से नहीं निकला। अभी भी आप देखेंगे तमाम लोग उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो भारत सरकार उनको तमाम पुरस्कार से क्यों सम्मानित करती है? कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि नेशनल अवार्ड उनको दिया गया उनकी फिल्म के लिए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसा लगता है कि क्या एक प्रोपेगेंडा के जरिए की जाती हैं? क्या सिर्फ उनका नाम शाहरुख खान है इसलिए उनके खिलाफ किया जाता है क्योंकि आईपीएल की जिस टीम के वो मालिक हैं उसी के साथ उनके दो मालिक और भी, यानी कि जूही चावला जो उनकी को एक्टर भी रह चुकी
चुकी हैं और जूही चावला के पति जय मेहता इन दोनों ही कह सकते हैं कि इस केकेआर टीम के मालिक हैं। हालांकि शाहरुख खान के पास 55% की जो हिस्सेदारी है, तो वहीं जूही चावला उनके पति के पास है 45% की जो है मालिकाना हक उनके पास में। लेकिन आपने देखा कि कोई भी धर्मगुरु, कोई भी जो पॉलिटिशियन शाहरुख खान के बारे में तो बात कर रहा है, लेकिन जूही चावला उनके पति जय मेहता के बारे में कोई कुछ कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तब लगता है कि क्या सिर्फ एक नाम के जरिए उनके खिलाफ टारगेट किया जा रहा है। वहीं अगर बीसीसीआई की बात करें जाए तो वहां पर जय शाह नजर आते हैं। जय शाह को लेकर भी कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि बीसीसीआई अगर नहीं चाहती कि अब जो मुस्तफिजुर रहमान है उनका नाम इस लिस्ट में शामिल होता तो कभी खरीदे ही नहीं जाते। लेकिन शाहरुख खान को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे तमाम जो दर्शक है, तमाम जो हमारे कह सकते सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक तरफा ऐसा लगता है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर जो है गद्दार का टैग भी उन्होंने दिया है और बड़ी बड़ी बातें ये कह रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर बीसीसीआई लेकर के भी आ गई है खिलाड़ी को तो आपको लेने की क्या जरूरत थी। उन्होंने सीधे तौर पर पहले तो ये कहा कि हमने बीसीसीआई से, सरकार से कहा था, लेकिन अगर बीसीसीआई लेकर के भी आ जाती है तो शाहरुख खान को खरीदने की क्या जरूरत थी। देखिए, सीधे तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और दूसरी बात ये भी है कि चलिए खरीद लिया, लेकिन अब यहाँ पर आने का वीजा उनको कौन देगा? मुझे बताइए, भारत सरकार देगी? अगर हमें वाकई में आपत्ति है, और आपत्ति होनी भी चाहिए। देखिए बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता। हर कोई उसका विरोध अपने अपने स्तर पर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से जो अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू वर्ग के लोग रहते हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से टारगेट किलिंग का मामला चल रहा है, 4 से 5 युवाओं की जान चली गई है, उसका घनघोर विरोध होना चाहिए। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को यह मुद्दा जरूर उठाना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वो वाकई भारत के लिहाज से चिंता का सबब है। लेकिन उन सब चीजों का जो ठीकरा है वो शाहरुख खान के नाम पर ही क्यों फोड़ना चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म को लेकर के कुछ पहलू नजर आ रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तबके के इंसान को, सिर्फ शाहरुख खान को, जूही चावला, जय मेहता का कहीं नाम नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, मैं ये बात देख भी रहा हूँ, लगातार आप भी देख रहे होंगे, तमाम दर्शक भी देख रहे होंगे। जाहिर बात है कि अगर शाहरुख खान से गलती हुई है तो गलती जय मेहता है, जूही चावला, उनसे भी हुई है कि भाई ऐसे देश के प्लेयर को नहीं खरीदना चाहिए जहां पर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, खासकर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ उनको टारगेट करके इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब उससे आगे बढ़कर क्या देखेंगे कि या यही पट के रहेंगे, हमें सिर्फ शाहरुख खान का नाम मिल गया इसलिए हम तमाम उनको गद्दार साबित करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफा और एक टारगेट जो है लग रहा है कि भाई एक व्यक्ति को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। और यही बात अगर आप जय मेहता के लिए कहते, यही बात अगर जूही चावला के लिए कहते, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ, जिन्होंने गलती की है, जिनसे ये कह सकते हैं कि भूल चूक हुई है, उनके बारे में आप जरूर बैलेंस करके बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरफा आप ऐसा बोलकर कहीं ना कहीं चीजों को एक अलग रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर, इसमें मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि सीधे तौर पर शाहरुख खान की गलती भी तो नहीं कही जा सकती है। भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। अगर कोई होता विदेश मंत्रालय इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता, लेकिन अभी शांत बैठा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह नीलामी में उनका नाम सामने आया, तो वाकई में बीसीसीआई की तरफ से लिया गया फैसला होगा कि भाई बांग्लादेश के प्लेयर को भी हमें रखना है। और देखिए, टीम जो सिलेक्शन होता है वो अपने हिसाब से बनाया जाता है कि भाई हमें एक तेज गेंदबाज की जरूरत है, ये बेहतर हो सकते हैं, ये बेहतर हो सकते हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ सिर्फ बांग्लादेश के नहीं बल्कि तमाम दुनिया के प्लेयर खेलते हैं। तो ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान को भी शायद इसलिए टीम में चुना गया होगा ताकि बैलेंस आ सके। लेकिन जिस तरह से सिर्फ शाहरुख खान का नाम लेकर आया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भाई पूरे के पूरे मामले को एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, एक धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। और सिर्फ इकलौते इंसान के ऊपर आप जो है हर चीज का ठिकरा फोड़ते हुए दिखाई पड़ते हो। ना आप बीसीसीआई को कुछ कहते हो, ना आप जय शाह को कुछ कहते हो, ना जूही चावला को कुछ कहते हो, ना जय मेहता को कुछ कहते हो। लेकिन जैसे ही शाहरुख खान का नाम दिखा तो हर कोई उनके ऊपर टूट पड़ा है। बिल्कुल, तमाम जो प्रतिक्रियाएं आई हैं लोगों की, उसमें एक रिपोर्ट में हम आपको दिखा चुके हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो नाम हैं उनका तो जिक्र ही नहीं किया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर भी शांत थे, धर्म गुरु के नाम पर भी शांत थे, कहीं उनका दूर दूर से नाम लोगों को नहीं पता था। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान का ये मामला है, वो उभर कर सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं बिना किसी चीज़ को जाने, पढ़े, समझे, केवल
लोगों के सामने आने के लिए और धर्म के खिलाफ, क्योंकि एक खास धर्म को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से वो सामने आ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल सर आपके से ये रहेगा कि इतना लंबा वक्त हो चुका है इस बात को, लेकिन अभी तक केवल शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है और इसमें भारत सरकार भी चुप है। भारत सरकार को क्या इस पर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन। और मैं तो ये भी कहूँगा अंकिता जी आपके माध्यम से और आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि देखिए अगर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हम सबका दिल जो है वो दुख से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से कत्लेआम को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से हिंसा की बर्बर घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, भारत सरकार को ज़रूर सख्त का जो है एक्शन लेना चाहिए, सख्त जो है आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए, ताकि वहाँ पर इस तरह की घटनाओं पे रोक लग सके। और बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि जहाँ भी जो अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय के साथ में, खासकर भारतीय के साथ में कोई भी घटना होती है तो पूरी सरकार को, पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। लेकिन उसके बिना पर ऐसा नहीं है किसी एक शख्स की काबिलियत पे या उसकी मंशा पर आप शक उठाएंगे, उसको देशद्रोही साबित करना चाहेंगे, ये बेहद गलत है। और उससे ऐसा लगता है कि हम अपने ही देश को दो टुकड़ों में बांटने का काम कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि भारत सरकार ही कोई फैसला लेने में देरी कर रही है? देखिए करना चाहिए फैसला, मैं भी ये मानता हूँ कि बांग्लादेश साथ में अगर ये सब कुछ निकल के सामने आ रहा है और जो रिश्ते भी हमारे को बहुत बेहतर नजर नहीं आते, तो अगर बैन करते हैं तो कोई हर्ज की बात भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे रिश्ते बेहतर नहीं होंगे तो बैन भी हो जाता है, तो कोई तकलीफ की वजह मेरे ख्याल से इसमें नजर नहीं आती है। लेकिन देरी तो कहीं ना कहीं से हो रही है और शाहरुख खान को टारगेट जो है वो किया जा रहा है। इस पर लगातार लोग जो हैं सोशल मीडिया के जरिए शाहरुख खान को लेकर के अपने पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। कुछ इन तमाम लोगों को सुनने के बाद नेगेटिव भी हो गए हैं, लेकिन केवल कहना ये है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और केवल एक पहलुओं को सुन करके उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करना ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी और गलत फैसला हो सकता है। इसलिए इससे संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग केवल बोल करके चले जाएंगे, लेकिन उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके का आगे फ्यूचर में देखा जाएगा, ये काफ़ी दिलचस्प रहता है। लोगों के दिमाग में ये बातें हमेशा घर कर जाती हैं। अगर किसी को एक गद्दार का टैग दे दिया जाता है तो फिर वो गद्दार केवल एक छोटा सा शब्द नहीं है, इसके मायने कई बड़े निकलते हैं। दूसरे देशों में जाएंगे तो गद्दारों को लेकर के तो इतनी बड़ी सज़ा है कि जान भी जा सकती है जिस पर गद्दार का टैग लग गया है। भारत ऐसा मुल्क है जहाँ पर गद्दार आप किसी को भी कह देते हैं, किसी को पर भी ये लांछन लगा देते हैं कि ये गद्दार है, वो गद्दार है। लेकिन दूसरे देशों को देखिए किस तरीके से गद्दार शब्द जो है उनके लिए मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि भारत में भी गद्दार जो टैग है उसको सोच समझ करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जो लोग बिना कुछ सोचे समझे पढ़े केवल मीडिया में बयान देने के लिए आ जाते हैं, उनको थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बयान हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं और आगे इन्हीं बयानों को लेकर के उन्हें भी घेरा जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना।